Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today I'm starting the discussion of intermediate mathematical methods for economics for BA Economics Honors Semester 2. आज से हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस कोर्स विच इज़ इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स. वैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ हमारा सिलेबस क्या है. अभी 2023 में नया सिलेबस आ गया UGCF के लिए. मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ. फिर भी हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे हमने सिलेबस लिखा हुआ है. फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं. 3 यूनिट्स हैं. फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा. इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस. इसको हमने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग वेक्टर्स और मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. टॉपिक्स लिस्ट यहाँ पर लिखी है वेबसाइट पे. और इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ कर आए. सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल. थर्ड चैप्टर जो हमने बनाया है उसके अंदर हम लोग टॉपिक्स करेंगे डिस्कस आपके साथ. वो हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय रैंक. इसके अलावा आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, तो ये डायगोनलाइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं. स्पेक्ट्रल थ्योरम भी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं. ठीक है, वन बाय वन हम लोग चीज़ों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे. और जैसा आप जानते हैं हम लोग अपने कोचिंग में आपको अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका लिंक वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. फर्स्ट चैप्टर को डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर सब लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. बाकी जो हमारा कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनको फुल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स तो वेबसाइट से मिलते ही हैं. अब की बार हमने क्या किया है, देखिए हमने अपने मटेरियल के अंदर मटेरियल को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है. जहाँ जहाँ पॉसिबल था हमने मटेरियल के अंदर पहले तो कॉन्सेप्ट्स को लिखा है. उसके बाद फिर हमने मटेरियल के अंदर जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो लिखे हैं. जो रीसेंट ई-कॉमर्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो लिखे हैं. प्लस हमने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनको अलग से लिखा है. प्लस जो प्रूविंग क्वेश्चंस है, डेरिवेशंस, उनको अलग से लिखा है. अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये तो नया सिलेबस है, तो पुराने 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से आ गए. सर ऐसा है कि ये टॉपिक्स जो है ना, ये मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है. यही टॉपिक्स पहले भी थे, यही टॉपिक्स अब भी हैं. कभी ये लीनियर अलजेब्रा जो है सेमेस्टर 1 में चला जाता है, कभी सेमेस्टर 2 में आ जाता है. पिछले साल तक सेमेस्टर 1 में था, अब सेमेस्टर 2 में आ गया. इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं. तो क्वेश्चंस जो ई-कॉमर्स में आए हमने सब कलेक्ट कर दिए. अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको. ये तो पहला टॉपिक तो बहुत बेसिक है जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कुछ खास ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड टॉपिक जो है बहुत बेसिक है. कोई ऐसा खास कंटेंट उसमें नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत होगी या बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे, क्योंकि बहुत इंट्रोडक्टरी हैं ये. इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से थर्ड टॉपिक जो स्टार्ट होता है, वहाँ से मेन कोर्स आपका शुरू होता है. वहाँ से आपको जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान देना होता है. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो क्वेश्चन बहुत पुराने आ रखे हैं वो तो लगा ही रखे हैं ऑब्वियसली. ये देखिए, जैसे इसके बाद क्या किया, जो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं वो अलग से कैटेगराइज कर दी. प्लस हमने जो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं जहाँ पे डेरिवेशंस करनी है उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया. प्लस जो रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उनको जहाँ जहाँ जिस एक्सरसाइज का जो टॉपिक क्वेश्चन आया है वो इस तरह से एक क्लासिफिकेशन करके आपको दे दिया ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो, फोकस करना आसान हो. देखिए मैं ऐसा मानता हूँ अलग तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगे. कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एप्लीकेशंस और रीसेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो करेंगे. कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इनके अलावा जो डेरिवेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं छोड़ना चाहते, एक या दो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम करना चाहते हैं. तो हर कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को कर सकता है इस मटेरियल में से. प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स भी इसी ऑर्डर में मिलेंगे. ठीक है, हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशन के लेक्चर अलग बना के दिए हैं और रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन के लेक्चर्स अलग बना के दिए हैं. हर टॉपिक वाइज अलग लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि जो जिसके अपनी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ सके. अब मैं कंटेंट के ऊपर आता हूँ जी. आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वो है वेक्टर. देखिए स्कूल में आप लोग
स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़कर आते हैं, जो बच्चे कुछ बच्चे साइंस साइड से आते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, उन्होंने तो फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है इसको, अदरवाइज मैथ्स में अक्सर बच्चे पढ़ के आते हैं। आप स्कूल में क्या पढ़ते रहे? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, whereas scalar quantities are those quantities which have only magnitude। तो अगर एक क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको बोलते हैं क्या हम? वेक्टर क्वांटिटी। आप स्कूल में पढ़कर आते थे कि सपोज वी हैव दिस ए बी और ये एरो लगाया, वेक्टर ए बी बन गया। ए क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है? इसका फाइनल या टर्मिनल पॉइंट है। तो दिस वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ए, terminates at B. The vector starts from A, terminates at B. So A is the initial point, B is the final point. The direction is from A towards B. AB is the magnitude. The distance between AB is the magnitude. ये सब चीज़ें वो हैं जो आप स्कूल लेवल पे पढ़कर आते हैं, ठीक है। मगर मैं आपको एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ और आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। तो हम लोग वेक्टर्स को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे आप स्कूल लेवल पे पढ़कर आते थे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। तो अलजेब्रिकली वेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, अलजेब्रिकली वेक्टर्स को कैसे स्टडी करना, ये हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। बस चीज़ों को लिंक करने के लिए मैंने पहले वो जो आपका स्कूल लेवल वाला जो कंसेप्ट था उसको एक बार हल्का सा क्विक रिव्यू दिया है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले वेक्टर को डिफाइन करना चाहूँगा जी। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर आप मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन। अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट। अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, अब ये ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे या मैथ्स में, जहाँ आप स्कूल में पढ़ कर रहते थे, जहाँ पे थोड़ा सा आप वेक्टर को फिजिक्स की तरह पढ़ते थे, वहाँ पे आप कहते थे बात डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्डर इज वेरी क्रूशियल। इफ यू चेंज द ऑर्डर, वेक्टर विल चेंज। जैसे आपने ऑर्डर बदल दिया, चाहे एलिमेंट सेम रहे, वेक्टर बदल जाएगा। सो यहाँ पे दो चीज़ें काम की हैं। एक तो एलिमेंट्स, वेक्टर में एलिमेंट्स कितने हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा है ऑर्डर, वेक्टर जो एलिमेंट्स है वो किस ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज आइडेंटिफाइड नॉट ओनली बाय द एलिमेंट्स बट ऑल्सो बाय देयर ऑर्डर। So for example, if I write u is equal to 1, 2, 3, and if I write v is equal to 1, 3, 2, now you can see clearly that both u and v have 3 elements. Both u and v have elements 1, 2, 3. But these two are totally different vectors because the order of elements in U is different from order of elements in V. So we not only identify the vectors by the elements which they have, but also by the order of the elements. So order is very crucial, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो बात वहाँ पर डायरेक्शन करती थी वो बात यहाँ पे ऑर्डर करता है। So if I write U as a vector is equal to x, y, z, so I can say that u belongs to R cube. U belongs to R cube. Now u when I say u belongs to R cube, I mean to say that u has 3 elements. Now this x represents the magnitude of this vector in direction of x axis. Y represents the magnitude of this vector in direction of y axis. Z represents the magnitude of this vector in direction of z axis. ओके, तो ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा। आप इसको लिख सकते हैं
x represents या x y z represent the magnitude of vector in various directions. For example, x represents magnitude in direction of x-axis, y represent magnitude in direction of y-axis, z represent magnitude in direction of z-axis. ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूं u, sorry, if I write u belongs to Rn, then what do I mean by this? I mean to say that now this vector u has n elements. U is equal to u1, u2 up to un. Now this vector has n elements. Okay, क्लियर है बात? तो इसलिए हम वेक्टर को n ट्यूपल भी कह सकते हैं. वेक्टर इज n ट्यूपल, sequence of n elements, arrangement of n elements. So u is n tuple. So u is a sequence of n elements. If I write u is 3 tuple, so sequence of 3 elements. 2 tuple, sequence of 2 elements. तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर उसके अंदर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा इस बात को. When I say that vector has n elements, then number of elements is important as well as the order of elements is important, because if you change any of them, vectors will be different. Right? Clear? अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जब हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैं अभी थोड़ा सा एल्जेब्रिक पोर्शन पे रह रहा हूँ, अभी मैं ज्योमेट्री पे नहीं जा रहा है इसके, वो नेक्स्ट क्लास का काम है, वहाँ पे हम लोग डिटेल में करेंगे डिस्कस कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे काम है पढ़ने का, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. देखिए, व्हेन आई से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितनी तरह के हो सकते हैं. कुछ टाइप्स हैं जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो बार बार हमारे सामने आएंगी. सबसे पहला है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रो वेक्टर. रो वेक्टर जनरली वेक्टर्स को क्या करते हैं हम, या तो रो की फॉर्म में अरेंज करते हैं, कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं. आप मैट्रिक्स पढ़कर आते हैं वैसे तो, ठीक है ना, आपको याद होगा मैट्रिक्स में. अभी मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा दोबारा, मगर स्कूल में पढ़कर आए हैं आप लोग, मैं जानता हूँ स्कूल में मैट्रिक्स आप पढ़कर आए. मैट्रिक्स हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे, m इंटू n फॉर्म में अरेंज करते हैं. नाउ व्हाट इज रो वेक्टर? जहां पर हमारे पास वी हैव n नंबर ऑफ कॉलम्स बट ओनली वन रो. A vector in which we have all the elements arranged in single row is called row vector. For example, जो तक मैंने लिखे थे ऊपर, u is equal to u1, u2 up to un. So now it has n columns, but it has only one row. So 1 cross n is its order, right? 1 cross n is its order. So a vector which has only one row, we call it row vector. And column vector, a vector which has one column. Elements are arranged in single column, we call it column vector. u1, u2 up to un. Now it has n rows, but it has only one column, n cross 1. Simple. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है इसके अंदर. Now third is something which is called null vector. Now what is null vector? क्या होता है null vector? A vector in which all the elements are zero. एक ऐसा वेक्टर जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं. All the elements are zero. O is equal to 0, 0, 0, 0. अच्छा, एक बात कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर कभी कभी आप वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन में बीच में कॉमा लगा देते हो, कभी कभी मिस कर देते हो. तो सर ये कॉमा लगाना या ना लगाना आपकी चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है. आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपकी चॉइस है. तो नल वेक्टर क्या है? वेक्टर इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सब कुछ जीरो. नेक्स्ट वी हैव यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है. अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सिखाया है, वो नेक्स्ट क्लास में जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जाऊंगा सिखाऊंगा वहाँ पर, ठीक है. अभी निकालना नहीं सिखाया.
लेकिन ये बात हम ज़रूर जानते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आज की क्लास की शुरुआत में ही आपको, कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एक एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सो अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है देन वी कॉल इट अ यूनिट वेक्टर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1 यूनिट वी कॉल इट यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश यही है कि अच्छा वेक्टर की आप क्लास की स्पीड तेज करके सुन ले, मगर क्लास को छोड़े ना। क्लास को छोड़ के जाने से कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हम ऐसे बोलते हैं जो आपको नहीं पता होते, तो फिर वो मिस हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर इन विच डायरेक्शन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1 यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक u इज इक्वल टू 1 0 0, इफ आई टेक v is equal to 0 1 0, if I take w is equal to 0 0 1 0 0 0, it doesn't matter how many elements it has, but if you find the magnitude is nothing but 1. now as of now अभी तक हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा नहीं है, सीख जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बस अभी इतना हमको पता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको बोलते हैं क्या हम, यूनिट वेक्टर। Next thing is something which is called equal vectors. Equal vectors. Two vectors u and v are said to be equal. दो vectors तब equal हो सकते हैं जब उनमें number of elements same हो, यानी अगर u n vector है तो v भी n vector होना चाहिए, साथ में element जो है corresponding elements भी same होने चाहिए। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो दो चीज़ें चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल चाहिए। टू वेक्टर्स u and v कैन बी इक्वल if they have same number of elements, and corresponding elements are equal. So if I say that a vector u is suppose u1 u2 u3 and v is suppose v1 v2 v3. If I say that u is equal to v, I mean here that u1 is equal to v1, u2 is equal to v2, u3 is equal to v3। यहाँ पे एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ बहुत क्लियरली, अगर u के पास 4 एलिमेंट होते, v के पास 3 एलिमेंट होते, तो u and v कैन नेवर बी इक्वल, तो इक्वल नहीं हो सकते थे फिर वो। तो पहली कंडीशन क्या है कि दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ u इज n वेक्टर, v शुड आल्सो बी n वेक्टर। और दूसरी कंडीशन क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर किसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम ना होते तो वहाँ कहानी वहीं खत्म थी, फिर इक्वल नहीं हो सकते वो, ठीक है। क्लियर होगी बात, बहुत बेसिक चीज़ें जी। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्या हम, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। हम वेक्टर्स में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, काफ़ी सारे करेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्या हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। यानी अगर u हैज n एलिमेंट्स एंड v हैज n एलिमेंट्स, ओनली देन वी कैन ऐड देम। तो लिखिए, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के इक्वल होना जरूरी नहीं है, बस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। सो if u belongs to Rn and v belongs to Rn, then u and v can be added। और एडिशन कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? When we multiply a vector by a scalar, we call it scalar multiplication। एक स्केलर प्रोडक्ट भी है, वो अभी आगे आएगी, बताता हूँ अभी क्या है वो। When we multiply a vector by a scalar, we call it scalar multiplication। In this case,
the scalar is multiplied by each and every element of the vector. जैसे if we have u is equal to u1 u2 up to un, then au, where a is scalar, au would be au1 au2 up to aun. So when we multiply a scalar by a vector, then the scalar is multiplied by each and every element of the vector. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, नोटेशन की बात है सिर्फ. क्वेश्चन लिखता है a belongs to R and u belongs to Rn. इन दोनों का मतलब क्या है? When we say a belongs to R, इसका मतलब a is a scalar quantity. When we say u belongs to Rn, इसमें n elements हैं, तो u is a vector quantity. अलजेब्रा में ये बात ध्यान रखिएगा. जब क्वेश्चन लिखता है समथिंग बिलोंग्स टू आर, तो मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा है. वो लिखता है समथिंग बिलोंग्स टू आर एन, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है. ये डिफरेंस समझिएगा. तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है? एक स्केलर है, और यू हमारे पास क्या है? वेक्टर. जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के हर एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे. मैंने कहा था आपको एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट. ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है आगे पढ़ेंगे. जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. वो एक अलग टॉपिक है जो मैं दिखाया था आपको, उसके ऊपर से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, वो आगे पढ़ेंगे. स्केलर प्रोडक्ट अभी इतना बोल रहा हूँ सिर्फ, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, याद रखिएगा. तो अब देखिए इन बातों के ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब ये स्केलर प्रोडक्ट की एक्सरसाइज खुली हुई थी, खैर इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं. देखिए जी, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो या बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात हो. इसलिए इसके क्वेश्चन भी अब देखिए एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको दैट vector xyz is equal to vector 1 2 3, find xyz. What does it mean? It means that this x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 0. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है जिसको कोई बहुत बड़ा चढ़ा के करने की जरूरत है. I have already told you when two vectors are equal, what does it mean? It means that their corresponding elements are equal. So x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 0. In second case, it says 3 times a1 a2 a3 is equal to 0 1 3. सो यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड पे मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है. इसका मतलब आई हैव 3a1 3a2 3a3 इज इक्वल टू 0 1 3. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 3a1 इज इक्वल टू 0, सो a1 इज 0. 3a2 इज इक्वल टू 1, सो a2 इज 1 by 3. 3a2 इज इक्वल टू 3 मीन्स a3 इज 1. एज सिंपल एज दैट. वैल्यूज आ जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड एक्स वाई जेड. अब यहाँ पे देखिए मैंने एडिशन का क्वेश्चन नहीं कहते हैं, एडिशन करके भी दिखाता हूँ. 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड प्लस 5 टाइम्स -1 2 3 इज इक्वल टू 4 1 3. 4 1 3. ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. 3x 3y 3z प्लस -5 10 15 इज इक्वल टू 4 1 3 मीन्स 3x minus 5 3y plus 10 3z plus 15 is equal to 4 1 3. This means 3x minus 5 is equal to 1, 3y plus 10 is equal to, sorry, this is 4, 3y plus 10 is equal to 1 and 3z plus 15 is equal to 3. This means x is equal to 9 by 3, y is equal to minus 9 by 3, z is equal to minus 12 by 3. So I can say that x is 3, y is -3 and z is -4. So we just need to add the vectors and then we compare the corresponding values and we will get the answers of x, y and z.
तो बोल रहा है इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3 ट्रू है जी, 3 2 6 और इसमें तो 4 एलिमेंट्स हैं तो इक्वल नहीं है, ये फॉल्स हो गया जी। -1 0 5 0 ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि भले एलिमेंट सेम है ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ पे -3 -2 -5 और ये -3 ये दोनों सेम है तो ये नॉट इक्वल टू ना होकर इक्वल टू होना चाहिए। फिलहाल जो गिवन है वो फॉल्स है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसने पूछा इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, तो ये फॉल्स है अभी तो, क्योंकि ये ट्रू होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, अभी ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन सब में क्या करना है आपको, ए बी दे रखे हैं, इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है सब क्वेश्चंस। अच्छा, इसके आगे जो है एक और टॉपिक है जिसको मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, और उसको डिटेल में हम लोग जब थर्ड चैप्टर पढ़ रहे होंगे अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ उसका, और वो इसलिए देना है कि बीच में कई जगह यूज हो जाता है, और वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ये बहुत डीप टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, मगर अभी मैं बस आपको लीनियर कॉम्बिनेशन उतना बता रहा हूँ जितना अभी हमारे को नीड है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में जाके, क्योंकि तब तक बहुत सारी इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी और चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब तक आप सीख चुके होंगे। सो अ वेक्टर x is said to be a linear combination of vectors u and v if we have x is equal to alpha u plus beta v, where alpha and beta are non-zero स्केलर्स। अगर मैं किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं बाकी वेक्टर्स के, x इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स u प्लस सम अदर स्केलर टाइम्स v, या कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही हों। जैसे x इज इक्वल टू अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा n un, जरूरी नहीं है दो ही हों, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n आर स्केलर्स रादर नॉन जीरो स्केलर्स। तो ये जो स्केलर्स हमारे पास आ गए हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या हम, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर रिलेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है। तो जैसे देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन अभी करेंगे 8 9 भी करेंगे, या 8 कर लेते पहले। 8 में कह रहा है कि आपको देखो लेट u इज दिस, v इज दिस, लेट x इज लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v। ये जो लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अभी मैं उस तार को छेड़ना नहीं चाहता, वो आगे जाके छेड़ेंगे उसको, ठीक है, मगर इसका नाम है। कई बार बच्चे क्या होता है कहीं सुन लेते हैं कहीं से, अरे सर ने बताया नहीं, तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, चैप्टर 3 में जब पहुंचेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी वो दूर की बात है। तो x को हमने रिप्रेजेंट करना है u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो x ट्रेसेस आउट होल स्ट्रेट लाइन, ये शो करना है कि x एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए u है -2 4, आपके पास u क्या है, u इज -2 4 एंड v है हमारे पास 5 2। क्वेश्चन कह रहा है x इज lambda u plus 1 minus lambda v, means x is lambda times -2 4 plus 1 minus lambda times 5 2. Now this x can be written as coordinates x comma y. x के अंदर भी दो एलिमेंट्स होंगे, हम उसको बोल देते हैं x comma y. So x comma y is -2 lambda 4 lambda plus 5 minus 5 lambda 2 minus 2 lambda. So x comma y is -2 lambda plus 5 minus 5 lambda 4 lambda plus 2 minus 2 lambda. So x comma y is 5 minus 7 lambda
and 2 plus 2 lambda. This means that x is equal to 5 minus 7 lambda and y is equal to 2 plus 2 lambda. So this representation is basically something which is called the linear combination. इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, मगर वो कॉन्वेक्स आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या होता है. तो हमने इसके एलिमेंट्स को ब्रेक कर लिया कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी. मैं एक काम और कर सकता हूँ जो उसने बोला था करने के लिए, कि उसने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. आइए देखते हैं. x माइनस 5 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू लैम्डा एंड y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा. What does it mean? This means that x minus 5 upon minus 7 is equal to y minus 2 upon 2. So this is x minus 5 upon points क्या थे? Okay. Minus 2 minus 5 y minus 2 upon 4 minus 2. अब देख रहे हैं इक्वेशन याद होगी आपको, which is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1. ये इक्वेशन आपको याद हो अगर, so this represents the equation of straight line. So therefore the linear combination represents the equation of straight line joining these two points. जो क्वेश्चन ने बोला है x represents the straight line joining these two points. तो हमने इसको जब ट्रांसफॉर्म किया तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन. यही फॉर्म होती है ना स्ट्रेट लाइन की, याद होगी आपको. ये आपने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ी थी. ठीक है. ओके, सेम इज नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट भी सेम है, 2 पॉइंट्स है बस यहाँ पे. अब 3 वैल्यूज हैं, इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं. ओके, यहाँ पे कह रहे हैं चेक n वेक्टर्स a एंड b, एक n वेक्टर x सच दैट 3x प्लस 2a इज इक्वल टू 5b. तो सिंपल सी बात है, when we have 3x plus 2a is equal to 5b, it means 3x is equal to 5b minus 2a, x is equal to 5 by 3b minus 2 by 3a. So x is the linear combination of a and b. a और b का linear combination. अब ये convex नहीं है, convex आएगा बताऊंगा, मगर इतना बता रहा हूँ अभी ये convex नहीं है. आप नोट करके लिख लो, ये convex नहीं है, linear है सिर्फ, ताकि जब कॉन्वेक्स पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा कि सर ने वहाँ बताया था. अब मैं चेक करता हूँ जाके कि ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं है, कंडीशन से मिला लेता हूँ. ठीक है जी. अच्छा, अब ये 12th क्वेश्चन है. ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार आए हुए हैं, जैसे 12th क्वेश्चन ये है. ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार पूछे हुए उसने. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मगर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है. कह रहा है कि एन ऑयल कंपनी कैन कन्वर्ट 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इनटू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल विदाउट any lead additives. Its output of 3 kinds of fuel from 1 barrel of crude are given by this. With the legally permitted maximum amount of lead additives, its outputs from 1 barrel of crude are this. Assume that the effects of lead additives are proportional, so that using a fraction theta of maximum permitted amount yields output this. तो देखिए क्या हो रहा है, अगर आप lead additive ऐड नहीं करते हैं, आप लेड एडिटिव ऐड नहीं करते, उसके बिना अगर आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये क्वांटिटी मिलती है आपको 2 to 4. और अगर आप लेड एडिटिव ऐड करते हैं, जितना परमिजिबल है उतना ऐड कर लेते हैं, तो ये क्वांटिटी मिलती है आपको 503. अब अगर आप परमिजिबल का आधा ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? आधा. तो आउटपुट कितना मिलेगा? बिना ऐड किए का आधा और ऐड किए का आधा. तो बिना ऐड किए का और ऐड किए का मतलब 2 to 4 का हाफ और 503 का हाफ. अब ये जो मैंने बोला थीटा, मैंने जो हाफ लिया, मैंने हाफ लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10, जो चाहे आप वो ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, मगर इसमें से आपको लेना कुछ नहीं है, आपको कुछ लेना नहीं है, आपको बस ये थीटा की वैल्यू बतानी है. आपको अपने मन से कुछ अज्यूम नहीं करना है, बस आपको थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू थीटा की होगी. तो कह रहा है कि ये बताइए मेरे को, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं. क्वेश्चन ये कह रहा है ये बताइए कि क्या मैं ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ 3.5, 1, 3.5. क्या ये आउटपुट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? क्या 4, 1/3 और 10/3, ये 3 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 3 1/3 तो 10/3 हो गया. क्या ये आउटपुट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? 169 के आउटपुट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? क्या ये आउटपुट्स प्रोड्यूस करना पॉसिबल है लेड मिक्स करके कुछ प्रोपोर्शन? तो मुझे ये चेक करना है, ये जो मेरा आउटपुट आ रहा है, ये मेरा आउटपुट आ रहा है कि जब मैंने कुछ फ्रैक्शन लेड का मिक्स किया है. अब वो फ्रैक्शन कितना है? 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है,
3/4 है, 7/10 है, 4/5 है, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ फ्रैक्शन है। अगर कुछ फ्रैक्शन लेड का मैं ऐड करता हूँ तो फ्रैक्शन ऐड करके मुझे ये आउटपुट मिल रहा है, क्या ये आउटपुट इसके इक्वल हो सकता है? चेक कर लेते हैं। 1 माइनस थीटा 2 to 4, 1 माइनस थीटा, ये मेरा आउटपुट वेक्टर है 2 to 4 आउटपुट, प्लस थीटा कितना था वो 503, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 2 थीटा, 2 माइनस 2 थीटा, 4 माइनस 4 थीटा, प्लस 5 थीटा 0 3 थीटा, ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 थीटा, 2 माइनस 2 थीटा और 4 माइनस थीटा, ये मेरा आउटपुट वेक्टर आ गया। अगर मैं लेड ऐड करता हूँ जिसका फ्रैक्शन थीटा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ थीटा 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा 0 है मतलब मैंने लेड ऐड किया ही नहीं है, अगर थीटा 1 है मतलब जितना मुझे परमिशन था उतना मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करने पर मेरा आउटपुट ये आ रहा है, और अगर थीटा सपोज 0 से 1 के बीच में कुछ लिया है तो जो वैल्यू होगी डाल के आंसर आ जाएगा। अब देखना ये है क्या वो जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट पॉसिबल है। फर्स्ट केस में आउटपुट क्या गिवन है? आउटपुट इज 3.5 1 3.5 1 3.5, so 2 minus 3 theta, 2 minus 2 theta, 4 minus theta is equal to 3.5 1 3.5. So we get 2 minus 3 theta is equal to 3.5, 2 minus 2 theta is equal to 1, 4 minus theta is equal to 3.5. So minus 3 theta is equal to 1.5, और ये आ रहा है कितना आपका 1 इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये आ रहा है 0.5 इज इक्वल टू थीटा। सो आई एम गेटिंग थीटा इज इक्वल टू, और ये प्लस था, सॉरी ये प्लस था, ये 2 प्लस थी, मैंने गलती से माइनस लिख दिया उसको। तो थीटा इज इक्वल टू 0.5, theta is equal to 0.5, theta is equal to 0.5. So from all the three components I am getting theta is equal to 0.5. So it is possible since theta is same, यानी अगर मैं आधी लाइट की क्वांटिटी ऐड करता हूँ, जितना मुझे परमिशन था उसका आधा ऐड करता हूँ अगर, तो मैं ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो आप क्या लिखेंगे? इफ half of permissible limit of lead is added, then it is possible to produce 3.5 1 3.5 output. सेकेंड क्या था आउटपुट जी? सेकेंड है हमारे पास 4 1/3 10/3, 4 आउटपुट इज इक्वल टू 4 1/3 10/3. Again I will equate 2 plus 3 theta, 2 minus 2 theta, 4 minus theta is equal to 4 1/3 10/3. This means 2 plus 3 theta is equal to 4, 2 minus 2 theta is equal to 1/3, and 4 minus theta is equal to 10/3. So this means 3 theta is equal to 2, theta is 2/3. This means 2 minus 1/3 is equal to 2 theta, and 4 minus 10/3 is equal to theta. Theta is 2/3, और ये आपका आ रहा है 6 minus 1 5/3 is equal to 2 theta. So theta is 5/6, और ये 12 minus 10 2/3, theta is 2/3. ठीक है. So now I am getting different values of theta for different components. This value is different from this value, so it is not possible. It is not possible to produce this output 4 1/3 10/3 is not possible because I am getting different values of theta. तो ये component तब आएगा जब थीटा 2/3 लूँ, ये component बीच वाला तब आएगा जब थीटा 5/6 लूँ। तो फर्स्ट component आएगा अगर मैं 2/3 ऑफ परमिसिबल लिमिट ऐड करूँ,
सेकंड कंपोनेंट तब आएगा जब 5/6 ऑफ परमिसिबल लिमिट ऐड करूँ, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग वैल्यूज ऐड करना है, या तो आप ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो सेम फ्रैक्शन से करेंगे, तो ये आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे क्या, सिंस वैल्यूज ऑफ थीटा आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस 4 1/3 10/3। इसी तरह से वो लास्ट पार्ट भी आपको करना है, 169 भी कर देता हूँ वो भी। चलिए, तो 2 + 3 थीटा, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ कम कर रहा हूँ, 2 - 2 थीटा और लास्ट है 4 - थीटा इज इक्वल टू 169, यही था 169, राइट। सो 2 + 3 थीटा को जब 1 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू -1/3, और इसको जब 6 से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -1/2, और इसको जब 9 से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -5। ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ थीटा नेगेटिव आ रहा है, आप नेगेटिव थीटा तो ले ही नहीं सकते हो भाई, आप या तो ऐड करोगे या नहीं ऐड करोगे। थीटा 0 से 1 के बीच में कुछ हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वी आर नॉट गेटिंग एनी फीजिबल वैल्यू ऑफ थीटा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस 169 को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो अक्सर बच्चे मुझसे डाउट सेशन में पूछ रहे होते हैं। इफ इट इज़ पॉसिबल व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ लीगली परमिटेड अमाउंट ऑफ लेड शुड बी यूज इन ईच केस। अगर पॉसिबल है कितना यूज़ करना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट में पॉसिबल है और वहाँ पे आप थीटा यूज़ कर सकते हैं 1/2, सेकेंड और थर्ड में पॉसिबल नहीं है। डू एनी ऑफ योर आंसर्स चेंज इफ आउटपुट्स कैन बी थ्रोन अवे। क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर आउटपुट को थ्रो अवे किया जा सके तो। ये जो लाइन है आउटपुट्स कैन बी थ्रोन अवे, ये लाइन अक्सर बच्चे मुझसे डाउट सेशन में पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। देखिए, इसका मतलब समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले सेकंड पार्ट पे वापस लेके चलता हूँ। सेकंड पार्ट में मेरा आंसर आया था थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा इज इक्वल टू 5/6, थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये वैल्यूज आ रही थी मेरे पास। अब देखिए इसमें छोटी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 2/3, या ज़्यादा कॉमन वैल्यू कौन सी, वो है 2/3, ज़्यादा कॉमन वैल्यू 2/3, ठीक है। तो यानी अगर मैं 2/3 लेड ऐड करता हूँ, अगर कितना ऐड करता हूँ, इफ वी ऐड लेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2/3, लेट वी टेक थीटा इज इक्वल टू 2/3, मीन्स वी आर एडिंग 2/3 ऑफ परमिसिबल लिमिट। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट आएगा 2 + 3 थीटा, 2 + 3 टाइम्स 2/3, 2 - 2 टाइम्स 2, मैं थीटा सब जगह 2/3 लेना है, जो छोटी वैल्यू वही लेनी है आपको, बड़ी नहीं ले सकते आप, याद रखिएगा। और ये लास्ट क्या था, 4 - 2/3, तो आएगा कितना, ये 2 + 2 हो गया 4, ये आपका आ गया 6 - 4 2/3, और ये आ गया 12 - 2 10/3। मुझे आउटपुट चाहिए कितना था, सेकंड पार्ट में आउटपुट चाहिए था 4 1/3 10/3। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या था, रिक्वायर्ड आउटपुट 4 1/3 10/3। देखिए ये सेम प्रोड्यूस हुआ है, ये सेम प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सेकंड क्वांटिटी को आप देखें तो सेकंड क्वांटिटी हमारे पास 2/3 प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हमें चाहिए से 1/3, यानी हमने ओवर प्रोड्यूस कर दिया सेकंड कंपोनेंट को। अगर ये ओवर प्रोडक्शन हम थ्रो अवे कर सकते हैं, अगर जो ज़्यादा बन गया उसको अगर हम फेंक सकते हैं, थ्रो अवे करना अलाउड है, तो मैं थीटा को 2/3 लेकर प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो ऐसे में अगर थीटा सेम नहीं आ रहा, पहली बात, मगर सेम ना आते हुए भी कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जो फीजिबल रेंज में आ रही है। किस रेंज में आ रही है, फीजिबल रेंज में, 0 से 1 के बीच में, तो मैं वो सबसे छोटी वाली वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो कंसिडर करके आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, जिस कंपोनेंट के लिए वैल्यू वो थी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू 2/3 थी, थर्ड की 2/3 थी, उनका तो आउटपुट सेम आ जाएगा एग्जैक्टली जितना चाहिए। और जिस कंपोनेंट की वैल्यू ये इससे अलग थी, जैसे इसकी 5/6 थी, उसका आउटपुट थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो वो ज़्यादा आउटपुट को हम थ्रो अवे कर देंगे, फेंक देंगे, वो हमारे काम का नहीं, फेंक देंगे। अगर वो फेंकना, थ्रो अवे करना अलाउड है, तो मैं छोटी वैल्यू लेकर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन थर्ड केस में अगर आप देखें
यहाँ पे ये आ रहा है -1/3 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, -5, यहाँ थीटा फिजिबल रेंज में आ ही नहीं रहा है। तो कुछ भी करके अगर थ्रो अवे करना अलाउड हो भी जाए तो भी मैं आउटपुट ये वाला प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो मैं आंसर क्या दूंगा? फर्स्ट केस में तो कहूंगा by taking theta is equal to 1/2 output is perfectly possible and no throwing away is required. Second case में क्या करूँगा? by taking theta is equal to 2/3 we can produce output and we have to throw away some quantity of second component क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूसर है। और थर्ड केस में क्या करूँगा? थर्ड केस में कहूँगा क्योंकि theta does not lie in the feasible range, no value of theta lie in the feasible range between 0 to 1. So the output 169 is not possible to produce even if throwing away is allowed. Throwing away allowed हो तो भी इसको प्रोड्यूस करना संभव नहीं है, इसको हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। समझ गए जी बात को? क्लियर है? तो ये है कहानी आपकी, ये कहानी है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर्स के इस लीनियर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा। और मैं फिर से बोल दूँ, ये जो कॉम्बिनेशन था ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन था। ज़्यादा ज़्यादा बोल देता हूँ, चलो। जब कभी ऐसा हो लीनियर कॉम्बिनेशन में, आगे कॉन्वेक्स पढ़ाऊँगा, अब हो सकता है बच्चा बोल दे सर आप बोल ही देते। जब कभी ऐसा x इज इक्वल टू अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी और अल्फ़ा बीटा स्केलर्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 1 है, अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, इनका सम 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, उस केस को बोलते हैं क्या हम? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम 1 है और दोनों जो स्केलर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 माइनस थीटा और थीटा को जब आप ऐड करते हैं तो सम कितना आता है? 1 आ जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया वेक्टर्स का, एक हमने फर्स्ट स्टेप रख लिया वेक्टर्स की क्लास में आगे। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक नहीं था, इसका एग्ज़ाम से कोई खास लेना देना नहीं है। बस आपको वेक्टर्स की क्लास में हमने खड़ा कर दिया है, लाकर समझा दिया वेक्टर्स क्या होते हैं। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस। इसका भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसका भी क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन हाँ कभी कभार आ सकता है इसका क्वेश्चन भी, एक दो दफ़ा आया हुआ है क्वेश्चन इसका। उसके बाद के जो टॉपिक्स आएंगे जहाँ से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो वो उसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली ये कहानी आप लोग समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो जो हमारे पास सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये पहला वीडियो है, यूट्यूब पे जाएगा ही मैं जानता हूँ, तो जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके मन में कोई क्वेरी है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो देखिए नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। और जो PDF मैंने खोल रखा है, फर्स्ट चैप्टर का PDF मैंने बताया सबके लिए अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे लगा हुआ है www.primeacademy.in। वेबसाइट पर जाकर सेमेस्टर 2 में MME के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर 1 को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए इतना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।